नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। तमाम खास मेहमानों के साथ दो खास मुद्दे, नजर एजेंडे पर। मोदी का मेगा मंत्रिमंडल विस्तार, जावड़ेकर का प्रमोशन, 19 नए चेहरों की एंट्री, 5 की छुट्टी, बड़ा सवाल चुनावी समीकरणों का रखा गया ध्यान या बेहतर गवर्नेंस बना आधार। और यूपी में सबसे बड़े चुनावी दांव की तैयारी में कांग्रेस, प्रियंका की सक्रिय राजनीति में हो सकती है एंट्री, 1 से 2 दिन में हो सकता है बड़ा ऐलान। बड़ा सवाल, क्या प्रियंका के सहारे कांग्रेस यूपी में बचा पाएगी साख? चलिए, तो सबसे पहली डिबेट, सबसे पहली चर्चा आज जो हम करने जा रहे हैं वो होने जा रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। क्या कुछ इसके मायने हैं? क्या इसको चुनाव से जोड़ के देखा जाना चाहिए, या फिर जो लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, जो बजट में वादे किए गए हैं उसको पूरा करने के लिए विस्तार किया गया? तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन मेहमानों से आपको रूबरू कराएं उससे पहले कांग्रेस की तरफ से जो टिप्पणियां आई हैं उसको जरा सुन लेते हैं। मोदी सरकार का बहुप्रचारित और भारी भरकम मंत्रिमंडल विस्तार खोदा पहाड़ निकली चूहिया साबित हुई है। मंत्रिमंडल विस्तार में जहां शासन प्रणाली का घोर अवमूल्यन हुआ है, वहां यह भी साबित हुआ है कि भाजपा में प्रतिभा और तजर्बे दोनों की भारी कमी है। टीम मोदी अब काम करने वाले गुणी व्यक्तियों की बजाय मात्र दरबारियों, चापलूसों और घृणा और बंटवारे का एजेंडा आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियों का समूह बनकर रह गई है। मोदी जी लगातार मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का मूल मंत्र नारा देते रहे हैं। देश ये जानना चाहता है कि 79 सदस्यों के भारी भरकम मंत्रिमंडल के मुखिया के तौर पर क्या ये नारा भी अब एक और जुमला बनकर रह गया है? मंत्रिमंडल के पुनर्आंकलन की इस प्रक्रिया में न तो काम ना करने वाले और नाकारा मंत्रियों की छुट्टी की गई और ना ही किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित किया गया। यह दर्शाता है कि पूरी कवायद दूरदृष्टि के दिवालियेपन की ओर इशारा करती है। मंत्रिमंडल विस्तार में शासन के एजेंडा और जन सेवाओं की आपूर्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बढ़ती बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था में जो भारी गिरावट आई है, उसको लेकर एक नए नेतृत्व के विस्तार की जो आवश्यकता थी, उसकी तरफ मोदी जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जिस प्रकार से निर्यात 17 महीने से गिर रहे हैं, बैंकिंग क्राइसिस पूरे देश के अंदर है, निजी क्षेत्र का निवेश लगातार गिर रहा है और सार्वजनिक निवेश में इजाफा नहीं हुआ, मंत्रिमंडल विस्तार के माध्यम से एक नया संदेश प्रधानमंत्री कोशिश करेंगे, ऐसी देश को उम्मीद थी, पर उन सबको भी निराशा हाथ लगी। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, लेकिन उससे पहले जरा क्या कुछ हुआ है आज मंत्रिमंडल विस्तार में, जरा वो फटाफट आपको बता दें। अब कैबिनेट में मोदी की मंत्रियों की कुल संख्या हो गई है 78। आपको बता दें कि राजस्थान से 4, यूपी, एमपी और गुजरात से 3-3 मंत्री बने हैं। ये आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन मंत्री बनाए गए हैं। एसएस अहलुवालिया का नाम उनमें शामिल है, रमेश जिगजिगानी शामिल हैं, आपको बता दें कर्नाटक से हैं, विजय गोयल राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं, हालांकि दिल्ली के नेता के रूप में जाने जाते हैं, वाजपेयी सरकार है, रामदास अठावले आरपीआई महाराष्ट्र से, राजन गोहेन हैं सांसद नौगांव से, अनिल माधव दवे आपको बता दें मध्य प्रदेश से, नर्मदा नदी संरक्षण में इन्होंने भूमिका निभाई थी, पुरुषोत्तम हैं, एमजे अकबर साहब हैं, इसके अलावा तब देश के माने जाने पत्रकार एमजे अकबर साहब हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं जिनको की जगह दी गई है राजस्थान से, जसवंत सिंह भांभोर को शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में, महेंद्र नाथ पांडे उत्तर प्रदेश से हैं, अजय टमटा उत्तराखंड से इनको जगह दी गई है, कृष्णा राज दलित चेहरे के रूप में शाहजहां उत्तर प्रदेश से उनको जगह दी गई है, मनसुख मंडविया राज्यसभा सांसद हैं, अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर से सांसद हैं, अपना दल से पहली बार सांसद चुनी गई हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा जो है ये तमाम सबसे युवा मंत्री के रूप में जो है आपको बता दें इन्होंने शपथ ली है। CR चौधरी हैं, सुभाष राम भावरे हैं, सांसद महाराष्ट्र से हैं, धुले से, प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ भी हैं ये। इसके अलावा आपको बता दें कि जिन लोगों की छुट्टी की गई है, अब जरा उन चेहरों पर भी नजर डाल लेते हैं। 5 लोगों की छुट्टी की गई है, उन अगर चेहरों पर नजर डालें उनमें निहाल चंद का नाम शामिल है। इसके अलावा रामशंकर कठेरिया हैं,
जिनकी छुट्टी की गई है, सांवरलाल जाट हैं जिनकी छुट्टी की गई है, मनसुख वसावा हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, इसके अलावा मोहन कुंडारिया हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। अब प्रमोशन आपको बता दें कि सिर्फ एक व्यक्ति का हुआ है, जिसमें कि आपको बता दें कि ये तमाम वो चेहरे हैं जिनकी छुट्टी हुई है। आपके टीवी स्क्रीन पर आप वो नाम देख सकते हैं। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। प्रमोशन हुआ है प्रकाश जावड़ेकर का, लेकिन अब तमाम मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ हरिकेश बहादुर जी हैं, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ। हमारे साथ आनंद रावत जी मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। हमारे साथ रामसागर सिंह जी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ डॉक्टर एस के दत्ता हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पुष्पेंद्र कुलशेष जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो पुष्पेंद्र जी आपसे शुरू करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं ये जब कल रात तक जो बातें सामने आ रही थी लगभग उसी लाइन पर जो है ये विस्तार हुआ है। बहुत ज़्यादा सरप्राइज जो है वो देखने को नहीं मिला है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे 9-10 लोग होंगे, लेकिन 19 लोगों को जगह दी गई है। कैसे देख रहे हैं? राजस्थान से 4 चेहरे, पंजाब को जगह नहीं दी गई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से 3-3 चेहरे। चुनाव समीकरणों को ज़्यादा ध्यान में रखा गया है? नहीं, देखिए, फौरी तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि हम सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पंजाब, या आप जो कह रहे हैं कि उत्तराखंड की बात, अगर उन चेहरों की बात करें तो मैं ये नहीं मानता कि ये जो पूरी कवायद है ये सिर्फ इसलिए की गई है कि अब से 6 महीने बाद चुनाव हैं और उन राज्यों के कुछ लोगों को मंत्री बना दिया जाएगा। अगर ये वाली बात है तो राजस्थान में कोई चुनाव अभी नहीं होने वाला है फौरी तौर पे, कहीं कोई उसका आसपास भी नहीं। कर्नाटक से कोई चुनाव नहीं होने वाला है, महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं होने वाला है। तो हम जोड़ सकते हैं राजनीतिक तौर पे, इस पे लोग जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है लोगों को, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 चीजों का शायद ज्यादा ध्यान किया गया। जिन लोगों को हटाया गया है उन लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें थी, जिस तरीके से राजस्थान के एक मंत्री थे, उनके ऊपर एक रेप का मामला था, बहुत दिनों से चला था, विवादास्पद मामला था। जिस तरीके से आगरा से जो एक एमपी थे जो कि एचआरडी में थे, उन्होंने भी हाल में बड़ा एक ऐसा बयान दिया था जिसको शायद इस वक्त सत्ताधारी पार्टी के लिए वो बहुत बेहतर बयान नहीं था। तो कुल मिलाकर के अगर आप ये देखें तो मैं समझता हूं कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है ये असली मोदी का विस्तार है, क्योंकि 2014 में जिस मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी उस वक्त स्थिति ऐसी नहीं थी। बहुत सारे लोगों को मोदी जी जानते नहीं थे, सत्ता में आए थे, प्रधानमंत्री का पद संभाला था, कई सारे फैक्टर्स थे, बहुत सारे फोर्सेस थे, उन सब के सामने इतना असर्टिव सिचुएशन नहीं थी उस वक्त। लेकिन इस मंत्रिमंडल में मुझे लगता है कि प्योर मोदी जी की ने तय किया है और बहुत ज्यादा लोगों का इसमें ना ऑब्लाइज करने की कोशिश की गई है। और कोशिश यह है कि क्योंकि अब 2 साल होने के बाद सरकार जो है अब डिलीवरी के मोड में है, तो वो शायद ज्यादा कंसर्न है मोदी जी की कि अगर इस बार ये जो अगले 1.5-2 साल हैं इसमें डिलीवरी करनी होगी। अब इसमें कोई नया नारा या नया कोई शुभारंभ नहीं होगा, ना कोई आधारशिला रखी जाएगी। लिहाजा मैं समझता हूं कि एफिशिएंसी को और डिलीवरी वालों को ज्यादा तरजीह दी गई है। उसमें कास्ट कॉम्बिनेशन भी है, उसमें राज्यों का भी प्रतिनिधि की बात है। लेकिन आप फौरी तौर पर अगर इलेक्शन से जोड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि उस तरीके का मुझे लगता नहीं है। चलिए ठीक है, आप अवधेश जी से पूछते हो आपकी बात से कितने सहमत हैं। अवधेश जी कैसे देख रहे हैं? ये पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि ये मोदी जी की टीम है, लेकिन इसमें ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के 3 नामों की बात करें तो ये तमाम लोग ऐसे होंगे कि जो बहुत अनुभवी नहीं हैं। खासतौर से मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही नाम है जो कि बहुत अनुभवी नहीं है। तो ये मोदी जी ने जो टीम बनाई है जिसको की डिलीवरी देनी है, अनुभव नहीं है उसके पास। हाँ, जातीय समीकरण के आधार पर ये लोग फिट बैठते हैं कि अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होने हैं तो अलग अलग जातीय समीकरण को वरीयता दी गई है। आप इसे चुनाव की मजबूरी मान रहे हैं या नरेंद्र मोदी की बढ़िया टीम के तौर पर इसे देख रहे हैं? देखिए, भारत में अगर पहला प्रश्न होता है कि मंत्री बनाने की, किसी को मंत्रिमंडल में शामिल करने की कसौटी क्या होनी चाहिए, तो सीधी सी बात है कि क्षमता, योग्यता ही होनी चाहिए। लेकिन जब भारत में हम मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं तो हमको अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं, चुनावी आवश्यकताओं, इनका ध्यान रखते हुए क्षेत्रीय और जातीय समीकरण भी बनाना पड़ता है, क्षमता और योग्यता को साथ रखते हुए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो होना ही चाहिए। अब उत्तर प्रदेश से जो आप कह रहे हैं 15 मंत्री करीब हो गए, 73 सांसद में से 15 मंत्री हो गए हैं। तो आज के मंत्रिमंडल में ये तो आप कह सकते हैं कि चलो एक ब्राह्मण, एक पिछड़ा और एक दलित, तीनों बना करके और एक प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। उसमें 2 महिला भी हैं। लेकिन मैं इसको दूसरे रूप में देखता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी ये आजाद भारत का पहला विस्तार है जिसमें विस्तार के पहले प्रधानमंत्री ने बाजाप्ता कार्यरत सभी मंत्रियों को बुला करके
और उनको अपनी उपलब्धियों के समीक्षा करने को कहा। उसके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुए, उसमें समय लगा, उसमें क्वेश्चन आंसर के सेशन भी हुए जी। तो जाहिर है कि इस कवायद के बाद नरेंद्र मोदी वैसे तो वो लगातार समीक्षा करते रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को बुलाते हैं, उनसे पावर प्रेजेंटेशन लेते हैं, लेकिन उस समीक्षा के बाद उनको यह आभास हुआ होगा कि ऐसे कौन कौन मंत्री हैं जिनको हमको जो उन्होंने कसौटी बनाई, आज मंत्रिमंडल के बारे में कहा कि हमारे मंत्रिमंडल विस्तार की कसौटी यही है कि जो हमने बजट में वायदे किए हैं गांव गरीब और किसानों के लिए वो काम ज्यादा तेजी से हो। तो उसके आधार पर किस मंत्रालय में सहयोगी की जरूरत है, किसके मंत्रालय में बदलाव की जरूरत है, उसका ध्यान रखा। इसलिए आप देखेंगे कि आज 19 के 19 सारे राज्य मंत्री ही बनाए गए हैं, क्योंकि वो ज्यादातर में सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। केवल एक मंत्री का प्रमोशन हुआ है। जो तीसरी बात है इसमें वो ये है कि नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुआ उसमें आश्चर्य का कोई तत्व नहीं है। और में होता था आश्चर्य होता था, जो 19 लोग अमित शाह से मिलने आए थे वही 19 लोग अंततः मंत्री बने। इसलिए जो चेहरे शामिल हुए, जो बाहर गए, जिनको प्रोन्नत किया गया, जिनका मंत्रालय अब बदला जाएगा, सबका मोटा मोटी आभास देश को पहले हो गया था। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह सकता हूं कि मोदी ने 2 सालों के अपने अनुभव के आधार पर सरकार के कार्य को और कुशलता देने, वर्तमान और भावी राजनीति की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए एक संतुलित फेरबदल किया है। संतुलित फेरबदल आप मान रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे दत्ता साहब कि अवधेश जी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में तमाम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुई और उसके बाद ये फैसले लिए गए। सवाल मेरा ये है कि क्या इसी आधार पर 6 लोगों को बाहर किया गया, या फिर जिन लोगों को नहीं बाहर किया गया क्या वो लोग संतोषजनक काम कर रहे हैं पूरी तरीके से? जो भी उनके टेस्ट रिटर्न और ओरल जो भी बता रहे हैं अवधेश जी, उन तमाम टेस्ट में क्या बाकी सारे मंत्री पूरी तरीके से पारंगत हैं? आप कैसे देख रहे हैं इस जो भी बदलाव हुआ है उसे? सबसे पहले तो आज के कैबिनेट के जो विस्तार हुआ है इस पे मुझे लगता है कि इस पे छाप अगर है तो केवल भारत के प्रधानमंत्री का छाप है, नरेंद्र मोदी जी का। और उन्होंने अपने हिसाब से मंत्रालय का विस्तार किए हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार किए हैं। केवल यहाँ पे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की केवल बात नहीं है, तमाम जितने सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्था और प्राइवेट संस्थाओं की जितने सारे रिपोर्ट्स आता रहा है लगातार, और चाहे वो 6 महीना वाला रिपोर्ट हो, सालाना रिपोर्ट हो या फिर मासिक रिपोर्ट हो, उन सबको भी ध्यान में रखा गया है। तमाम मंत्रालयों का परफॉर्मेंस को किस हिसाब से आकलन हुआ है। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि जनता से भी राय ली गई थी तमाम मंत्रालय को लेके। वो SMS के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से बहुत सारे प्रक्रिया का और बहुत सारे हथकंडे का इस्तेमाल हुआ है। और जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए हैं और शपथ के बाद ही 1 महीने के अंदर ही उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया है भारत के अंदर, जो पहले बार हो रहा है कि हर महीने में सारे मंत्रियों को अलग करके बुलाते हैं और उनसे मंथली रिपोर्ट मांगते हैं। ये आज तक आज़ाद भारत में कभी हुआ नहीं है। तो ये जो 2 साल के जो तमाम जिस तरह के प्रक्रिया का इस्तेमाल हुआ है उसी प्रक्रिया का इस्तेमाल का निष्कर्ष है ये। और इसके साथ साथ हाँ, ये जरूर है कि महत्वपूर्ण प्रदेशों में चुनाव है, तो उस चीज को भी ध्यान में रखा गया है। खास करके यूपी एक बहुत बड़ा टेस्ट है भाजपा के लिए, और वो कहीं ना कहीं पे 2019 का रूपरेखा भी तैयार करेगा, भाजपा का क्या परफॉर्मेंस होता है यूपी में। तो वो जरूर ध्यान में था। पंजाब भी कहीं ना कहीं पे ध्यान रहा है, इसीलिए SS आलूवालिया जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। नहीं, वो दार्जिलिंग से है, पर है तो ओरिजिनली पंजाब के। तो दोनों कार्ड को वो बिहार से, बिहार के हैं, बिहार के मूलता मतलब कि पंजाबी बिहार के हैं, बेगूसराय के हैं। पगड़ी उसी चीज का उल्लेख कर रहा हूँ कि वैसे सिख है, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, तो उस चीज को भी ध्यान रखा गया है। और इसके साथ साथ पिछले मंत्री मंडल में जो एक कहावत आया था कि
कुछ ऐसे प्रदेश वंचित हो गए हैं, जैसे आसाम फॉर एग्जांपल या फिर बंगाल फॉर एग्जांपल, तो वो जो कहीं ना कहीं पे मीडिया में वो सब चीजों की आरोप लगी थी मीडिया में, तो वो भी कहीं ना कहीं पे इस बार के मंत्रिमंडल के विस्तार में चीजों को ध्यान में रख के उस चीज को भी कहीं ना कहीं पे मिटाया गया है। और परफॉर्मेंस के हिसाब से जिसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन रहा है उसको उस हिसाब से रिवार्ड दिया गया है। जिनका परफॉर्मेंस बेहतरीन नहीं रहा है इस प्रक्रिया में, मिला खाली उनको कहीं ना कहीं पे मतलब बाहर का दरवाजा दिखाया गया है। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि एक सही दिशा में कदम रहा है देश के प्रधानमंत्री का, और डेफिनेटली इस पे नरेंद्र मोदी जी का खुद का छाप है। चले, जो 3 हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि काफ़ी सही दिशा में उठाए गए कदम है। हालांकि ये प्रधानमंत्री का अधिकार होता है, वो किसे चुनते हैं। कांग्रेस की तरफ से तमाम टिप्पणियां आई हैं, मैं चाहूँगा रावत साहब आप इस पर टिप्पणी दें। कहा यह जा रहा है कि काफ़ी संतुलित फैसला लिया गया है, कांग्रेस इससे खुश नहीं। थोड़ी देर पहले जो हमने तमाम आपकी पार्टी के नेताओं के बयान सुनाए, आप कैसे देख रहे हैं इसे? निसंदेह विपुल जी, मैं अपने बात को वहीं से ही शुरू करूंगा जहां पर सुरजेवाला जी ने बात खत्म की थी कि बहुत उम्मीदें थी इस मंत्रिमंडल के विस्तार से, लेकिन रिजल्ट खोदा पहाड़ निकली चूहिया ही निकला। और मैं राव साहब एक चीज मैं जानना चाहूंगा, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है काफी उम्मीदें थी। पुष्पेन जी ने बात खत्म की थी, मैं वहीं से जोड़ता हूं कि इन्होंने कहा था कि कुछ मंत्रियों को जिन्होंने विवादास्पद वक्तव्य दिए, बयान दिए, उनको बाहर किया। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो गिरिराज किशोर जी का भी नाम इसमें शामिल होता, क्योंकि उनसे ज्यादा विवादास्पद बयान या वक्तव्य किसी और ने नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं अगर उनको बख्शा गया है तो फिर यह स्पष्ट तौर पर है कि यह छाप केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की ही हो सकती है। फिर जहां पर बात अवधेश जी ने खत्म की थी कि योग्यता और क्षमता की बात, मैं वहीं पर ही से बात शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपना जो वक्तव्य दिया था इस मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के, वो यही किया था कि क्षमता और योग्यता को ही आधार बनाया। इसमें उन्होंने एमजे अकबर जो जाने माने पत्रकार हैं उनका उल्लेख किया था, इसमें एक डॉक्टर हैं उनका उल्लेख किया था, एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे उनका उल्लेख किया था। लेकिन मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उनके इस वक्तव्य को जरूर कसौटी पे कसना चाहूंगा, क्योंकि मेरे प्रदेश से 5 सांसद आते हैं, उनमें से एक पीएचडी धारक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं, और एक मेजर जनरल आर्मी में मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी, और तीसरे एमए पास हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी, जो आरएसएस के बहुत पुराने जो है इनके कार्यकर्ता और नेता भी रहे, और जनसंघ से और आरएसएस से निकल करके मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। उन लोगों को क्षमता, योग्यता, जो इतने उच्च स्तर तक पढ़े लिखे थे, उनको दरकिनार करते हुए केवल एक 12वीं पास व्यक्ति को मंत्रिमंडल में लिया गया। तो कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री के वक्तव्य आता है कि क्षमता और योग्यता को आधार बनाया गया, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इन 3 लोगों को दरकिनार कर दिया गया, तो तब वहां पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तब मैं समझता हूं कि सुरजेवाला जी ने जो बात कही कि खोदा पहाड़ निकला चूहिया, वो सही इसी वक्तव्य को लेकर के, इन बातों को लेकर के कहा गई। आप ये कहना चाह रहे हैं, 2 सवाल है मेरे राव साहब, क्या ये कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए, पहला सवाल, और दूसरा सवाल ये कि जो आप कह रहे हैं काफी उम्मीदें थी कांग्रेस के तमाम लोगों की, हमने टिप्पणियां सुनी, कांग्रेस को क्या उम्मीद थी, क्या होगा? मैं बताता हूं। देखिए, मैं निसंदेह, देखिए मैं आपने उम्मीदों की बात कही है, तो मैं इस बात पे ये जोर देना चाहूंगा कि प्रकाश जावड़ेकर साहब की पदोन्नति हुई और देश उम्मीद कर रहा था सही पदोन्नति हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 साल का कार्यकाल का एक प्रमुख बिंदु यह होता था कि हमने गरीब के घर में सब्सिडी का सिलेंडर पहुंचाया, और जिस मंत्रालय ने वो सब्सिडी पहुंचाया उसकी पदोन्नति नहीं हुई, क्योंकि वो इनके चुनावी रणनीति के अंतर्गत फिट नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो बिहार से आते हैं और बिहार में भाजपा हार चुकी थी, तो इसलिए उनकी पदोन्नति नहीं हुई। तो जब आप ये बात कहते हैं कि हमने क्षमता को आधार बनाया, उनकी योग्यता को आधार बनाया और उनकी परफॉर्मेंस को आधार बनाया, तो फिर यहां पर जब आप चूक जाते हैं तो फिर ये कहने को मजबूर होते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। नहीं तो अगर आप देखें, जैसा कि दत्ता साहब ने भी कहा कि इस मंत्रिमंडल में मोदी जी की छाप है, और इन्होंने सर्वे के आधार पर लोगों से फीडबैक मांगे और उसके आधार पर यह तय किया कि मंत्रिमंडल में कौन रहेगा। अगर सही मायने में सर्वे होता और फीडबैक लिया होता तो मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं
कि सबसे पहले स्मृति ईरानी जी बाहर होती, क्योंकि स्मृति ईरानी जी का जो कार्यकाल रहा 2 वर्ष का, वो इतना कार्यकाल अभी भी चल रहा है उनका, जो इतना कंट्रोवर्शियल रहा, जिसमें चाहे हमारा पुणे का फिल्म संस्थान के विद्यार्थी जरूर इसमें एसएमएस में पार्टिसिपेट करते, नहीं तो आईआईटी की जो फीस बढ़ोतरी हुई है वो लोग भी जो है वो स्टूडेंट भी जरूर एसएमएस के थ्रू फीडबैक देते, और उन फीडबैक को अगर सही मायने में प्रधानमंत्री मोदी जी संज्ञान लेते और उनका सही मायने में छाप होता तो फिर स्मृति ईरानी जी जरूर बाहर होती। तो तमाम ये चीजें जब निकल करके आती है तो कहने को मजबूर होना पड़ता है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। चलिए पुष्पेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अब एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ रहा है, तुरंत लौट रहे हैं, बाकी के मेहमान भी हमारे साथ हैं, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, क्या कुछ इसके मायने हैं और क्या इससे सरकार के काम करने का तरीका बदलेगा, या इसके पीछे जो तमाम राज्यों में चुनाव आने वाले हैं वो रणनीति साधने के लिए ये मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत कर रहे हैं। बाकी मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम लोग तमाम अपनी बातें कहना चाह रहे हैं। आनंद रावत जी ने जो अपना पक्ष रखा है, तो मैं चाह रहा हूँ एक एक टिप्पणी सबसे हो जाए, इसलिए हरकेश जी आपसे, और उसके बाद सबसे आखिरी टिप्पणी मैं चाहूंगा रामसागर जी से लूं। आप कैसे देख रहे हैं? राम पहले आप दे दी ताकि पहली टिप्पणी रामसागर जी से ही होनी चाहिए थी, आपने उसके बाद जो तमाम लोगों के सवाल है उनको जवाब कई लोगों के देने। बात करते हैं, अगर ये भी बोल लेते आप अपना पक्ष रखिए। देखिए मेरा पक्ष ये है जी कि मंत्रिमंडल का जहाँ तक विस्तार है या मंत्रिमंडल में रिसफलिंग जो की जाती है वो सब किसी प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव माना जाता है, और प्रधानमंत्री उसको बहुत सारे आयामों को देख करके इस तरह का अपना निर्णय करते हैं कि किसे बनाया जाए, किसे हटाया जाए, किसे पदोन्नति दी जाए और किसके लिए क्या विभाग तय करना है, ये सब प्रधानमंत्री तय करते हैं। जहाँ तक इस वर्तमान रिसफलिंग का सवाल है जो आज हुआ है जी, इसके बारे में देखिए पहली बात तो यह है कि मैं लोगों को जानता नहीं हूँ, उसमें से बहुत कम लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन जिनको मैं जानता हूँ कुछ लोग काम करने वाले लोग कुछ इसमें आए हैं, ये बात सही है। लेकिन प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से लोगों के परफॉर्मेंस को ध्यान में रख करके ही ये विस्तार किया होगा, क्योंकि वो चाहते होंगे कि उनकी सरकार जो वो चाहते हैं करना, उन कामों को करने के लिए जो सक्षम व्यक्ति हों उन्हें वो लाएं। उस दृष्टि से उन्होंने रिवार्ड दिया होगा, उसके जो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होंगे उसके आधार पर किया होगा। लेकिन जहाँ तक योग्यता का सवाल है, सिर्फ योग्यता ही एक मापदंड नहीं होती है। लोकतंत्र में योग्यता के अलावा व्यक्ति में सदाशयता होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं के प्रति सद्भावना होनी चाहिए, जनता के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को मिला करके एक व्यक्ति की लोकप्रियता बनती है। इसलिए लोकप्रिय लोगों को अगर लिया गया होगा तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो सब देखने की बात है कि भविष्य में क्या होगा। रिसफलिंग में इन सभी गुणों के अलावा ज्यादा कंसिडरेशन पॉलिटिकल हुआ करते हैं हमेशा हर रिसफलिंग में, ठीक है। इसमें भी ऐसा रहा होगा क्योंकि तमाम स्टेट्स में चुनाव वगैरह होने वाले हैं, तो हो सकता है उन्होंने उसको ध्यान में रख करके किया। रामसागर जी आपसे जानना चाहेंगे, तमाम जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने कहा कि सही दिशा में उठाया गया कदम है, तमाम जो लोग हैं उसमें मोदी की छाप दिख रही है। आनंद रावत जी ने तमाम जो निगेटिव बातें हैं वो सामने रखी। मेरा सवाल आपसे ये कि इस पूरे उस चीज़ को लेकर के, खासतौर से उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, कई सारे नाम आ रहे थे, योगी आदित्यनाथ के नाम को लेकर के भी चर्चा थी। क्या वजह क्या रही कि वहाँ से जिन 3 नामों को रखा गया और कई ऐसे नाम जो कि कद्दावर नेता कहे जाते हैं उनको कोई जगह नहीं मिली? आप कैसे देख रहे हैं? और पूरे रिशफलिंग पे आपकी छोटी टिप्पणी। मैं कल भी कुछ नामों पर यह चर्चा किया था। ये प्रधानमंत्री जी का जो टीम बनाया गया है, काफी पैनलिस्ट जो आपके हैं तारीफ कर चुके हैं इसका और सही दिशा में बता चुके हैं, मैं विस्तृत उस दिशा में नहीं जाऊंगा।
इसका जो मापदंड था वो एफिशिएंसी था, एक्सपर्टीज था और एक्सपीरियंस था। कुछ क्षेत्रों में जिन लोगों को माना जाता है कि फ्लोर मैनेजमेंट, जैसे विजय गोयल जी हैं, वो प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के समय वो काम कर चुके थे। ये जिनके बारे में कहा जा रहा है वो पंजाब का बता रहे थे, वो मूलतः वो हैं बिहार के, बेगूसराय के, ठीक है, अहलुवालिया साहब, उनके बारे में भी कहा जाता है कि अच्छे फ्लोर मैनेजमेंट करता है। और उन सारी बातों को इसमें जो कहा गया सुरजेवाला साहब के द्वारा कि बहुत निम्न स्तर के लोगों की बात उन्होंने चर्चा की, तो क्या प्रोफेसर निम्न स्तर के होते हैं, डॉक्टर निम्न स्तर के होते हैं, वकील सुप्रीम कोर्ट के निम्न स्तर के होते हैं? दबे साहब हमारे बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं जो मध्य प्रदेश से आए हैं। तो इन सारे लोगों को जहां ये जरूरत समझे हैं, और सही बात जो अवधेश जी कहे, पुष्पन जी कहे कि जहां जहां ये देखा गया है कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके साथ काम लगाने की बात है कि इन लोगों को उनके साथ जोड़ करके काम का जो गति है उस गति को बल मिलेगा और तेज गति से विकास होगा। तो आप भी ये कह रहे हैं कि जातीय समीकरण उतने महत्वपूर्ण तरीके से नहीं देखा गया जितना कि काम को देखा गया या वरीयता काम न तो राज्य को देखा गया उस दृष्टिकोण से, न जात को देखा गया उस दृष्टिकोण से, देखा ही नहीं गया। काम के दृष्टिकोण से नहीं, काम के दृष्टिकोण से आप देखें ना, पास पहले से 12 मंत्री थे, राजस्थान से 4 बनाए, गुजरात से बनाए, गुजरात से जो आ रहे हैं वो कृषि क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर चुके हैं। गुजरात से जो आ रहे हैं उनमें 2 पटेल भी हैं, तो कहा जा रहा है कि वहां की पटेल राजनीति को शांत करने की कोशिश की गई। नहीं, एक पटेल है, एक दलित समाज से है जो कृषि क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर चुके हैं। ये जो तर्क है ये 19 आदमी की कोई ना कोई तो जात होती ना भाई, हाँ, मनुष्य है तो कोई ना कोई जात तो होती ना, तो होगा ही। ऐसा तो नहीं था कि बगैर जात। लेकिन पुष्पन जी, क्या ये चीजें इतनी सीधी है जितनी सीधी आप देख रहे हैं? गुजरात में 2 पटेल, वहां पे पटेल राजनीति किस तरह चल रही है वो आप जान रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक पिछड़ी, एक दलित, एक ब्राह्मण, एक पटेल। लेकिन भारत की राजनीति की, भारत के समाज का यथार्थ है जाति, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। कैसे नहीं होगा? हमारी पंक्ति को आपने सही ढंग से, मैंने ये कहा था, मैंने स्वयं प्रश्न किया था कि एक व्यक्ति के मंत्री बनने का की अर्हता क्या होनी चाहिए, उसकी योग्यता, क्षमता, काबिलियत ही होनी चाहिए। लेकिन भारत जैसे देश में मैंने कहा था जब हम मंत्री बनाते हैं तो योग्यता क्षमता तो रखते ही हैं, साथ ही साथ हम क्षेत्रीय, जातीय, सामुदायिक समीकरण का भी हम ध्यान रखते हैं, अपनी राजनीतिक आवश्यकता और चुनावी आवश्यकता का भी ध्यान रखते हैं, और इन सबको मिला के मंत्रिमंडल बनता है। तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। दो बातें जो मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए, मोदी मंत्रिमंडल, नरेंद्र मोदी के सरकार चलाने के में एक जो सबसे बड़ा अस्त्र वो है स्थिरता देने का। अब आप देखिए कि जो बड़े मंत्री हैं, बड़े मंत्रालय हैं, उनमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। वो क्या है उसका मतलब ये हुआ कि सरकार एक बार बन गई है, जिसको हमने जिम्मेवारी दे दी है, वो ज्यादा से ज्यादा लोग वो काम करते रहेंगे। अगर उनके काम में कोई कमी है तो उसमें सहयोग किया जाएगा, उसमें मार्गदर्शन किया जाएगा, लेकिन जल्दी बदलाव नहीं होगा। इसलिए मैं बता रहा था, तो एक तो स्थिरता देने का है, सभी बड़े मंत्री वैसे ही कायम रहे और आगे भी वो स्थिरता कायम रहेगी। लेकिन दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी कमजोरी रही है, जिसकी उम्मीद थी कि शायद इसमें दूर होगी, उसमें मुझे निराशा हुई है। वो कमजोरी ये रही है कि मोदी सरकार काम अच्छा कर रही है, पूरा कर रही है, उस पर तो अलग बहस हो सकती है, लेकिन जो काम वो कर रहे थे उसी रूप में क्या पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के उन नेता और जनता तक पहुंच रही थी? ऐसा लग रहा था जब पूरी सरकार के अकेले सभी मंत्रियों के प्रचारक प्रधानमंत्री हैं। अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से भी आप पूछते तो वो भी वही बातें बोलता जो प्रधानमंत्री बोल रहे थे। यानी लोक संपर्क की कसौटी पर, पब्लिक रिलेशन की कसौटी पर यह सरकार एक प्रकार से फेल थी। और इसका परिणाम होता था कि लोग लगातार कहते थे कि भाई पूछिए, अरे धरातल पर कहां कुछ दिखाई दे रहा है।
तो मुझे उम्मीद थी कि पहली बार जब वो बने थे तो उनके सामने एक व्यवस्था थी कि जो लोग उपलब्ध हैं उसमें से बनाना। 2 साल पर्याप्त समय था इस कमी को समझ के इसको दूर करने का, क्योंकि अंततः यही चीजें जो है आपको चुनाव से लेकर और बाकी जगह मायने रखती है। मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूं, मेरे ख्याल से 2-2.5 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ है। 3 मिनट से ऊपर हो गया जी। तो इसमें ये इसलिए इसमें जो फिर जो अभी जो चुनाव हुए हैं, मुझे लगता है कि ये चिंता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की बनी रहेगी कि लोक संपर्क की कसौटी पर ये चयन मुझे बहुत उपयुक्त नहीं लगा है। ठीक है, विपुल जी, मैं रावत जी का एक सवाल का जवाब दे देता हूं कि उनको पता नहीं स्मृति ईरानी से कांग्रेसियों का हार क्यों कांपता है। उनका नाम बार बार लेकर करके, चूंकि स्मृति ईरानी वामपंथियों के कब्जे से संस्थानों को मुक्त करवा रही हैं और राष्ट्रवादी लोगों को बैठा रही हैं, क्या ये गलत कर रही हैं? इन्होंने गिरिराज जी का नाम लिया, तो क्या राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट राष्ट्रवादी होनी चाहिए? राष्ट्रवादी जनसंख्या नीति नहीं बननी चाहिए? राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट पहले आरएसएस बांटती थी, अब स्मृति ईरानी जी बांट रही हैं। ये जानकारी आपके मुखार बिंदु से जान करके अच्छा लगा। नहीं तो हम आज तक यही सोचते थे कि नागपुर ही जाना पड़ेगा अगर राष्ट्रवादी है उसका सर्टिफिकेट चाहिए तो। खैर विपुल जी स्मृति ईरानी जी से हमारा कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है, लेकिन हमारा सिर्फ इतना सा तर्क है कि 2016 में जहां देश हमारा 68वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और स्मृति ईरानी जी और जो दूसरे नेता लोग भी हैं जो कई वर्षों से राजनीति में हैं, अगर किन्हीं कारणवश वो अपने जीवन में जो है पढ़ाई नहीं कर पाए तो कम से कम आज इस पोजीशन में है कि वो पढ़ सकते हैं। केवल 12वीं पास का व्यक्ति जो है अगर प्रधानमंत्री भी बन जाए, देखिए मुंशी प्रेमचंद जी वो किसी स्कूल में नहीं गए थे लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़े उपन्यासकार थे, तो उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जब हमारे पास आपके मंत्रिमंडल में या आपके ही सांसदों में कई पीएचडी धारक कई प्रोफेसर हैं, तो उनको दरकिनार करके आप केवल 12th पास को एचआरडी मिनिस्टर बनाते हैं। और चलो एक उम्मीद थी कि क्या पता, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का जैसा हिट कार्यक्रम देने के बाद वो एचआरडी को भी हिट कर देंगे, लेकिन इन 2 वर्षों में केवल कंट्रोवर्सी आईआईटी की फीस बढ़ा दी गई। मैं बता रहा ना, हमको आपत्ति किस बात पे है? आज आईआईटी की फीस, आईआईटी की फीस क्या है, एनआईटी की फीस क्या है, क्यों बढ़ा दी गई ये फीस? विपुल, जहां एजुकेशन की योग्यता की जहां बात आती है, क्योंकि इन्होंने 12वीं पास का उल्लेख इन्होंने किया है, अब मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है ये बात। इनके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी सेंट स्टीफेंस में दाखिला लिए, सबको पता है कि वहां पे क्या हुआ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दत्ता साहब आप गलत आंकड़े दे रहे हैं। आप गलत आंकड़े दे रहे हैं तो मैं इसमें टोक रहा हूं। जी नहीं, आप कहिएगा, कहने दीजिए मुझे। इंदिरा जी का भी बहुत बड़ा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, वहां के जो कुलपति हैं, वहां के जो वाइस चांसलर हैं, उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है और वो चट्टा इंटरनेट पे है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। तो मैं मानता हूं कि एजुकेशन केवल एक मात्रा नहीं होता है किसी का भी उपलब्धियों का और किसी का भी परफॉर्मेंस का। ट्विटर पे जाके आप स्मृति ईरानी का फैन फॉलोइंग देख लीजिएगा, 9.5 करोड़ के आसपास है ट्विटर में इनका फैन फॉलोइंग। फेसबुक में कम से कम 2.5-3 करोड़ के आसपास है। मैं तो जानता हूं कि इनके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है उसका भी 1/3 भी नहीं है फैन फॉलोइंग। तो क्या इतना बड़ा अगर किसी का अगर फैन फॉलोइंग है और किसी का अगर चीजों को लेके अगर एक अच्छा अगर एक कदम है और चीजों को संतुलित वे में अगर करना चाहते, क्योंकि इन्होंने इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को चैलेंज किया था लोकसभा चुनाव में, तो इसलिए लगातार मतलब कि विवादास्पद बयान देते रहेंगे, ये उचित नहीं होता है। मतलब कि परफॉर्मेंस नाम की भी चीजें होती है और परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं पे देखा जाता है। और मैं नहीं मानता हूं कि आप अगर पीएचडी होल्डर है तभी आप सक्षम है, और आप अगर नर्सरी पे नहीं गए हैं और बचपन से लेकर अभी तक आप अगर राजनीति कर रहे हैं या फिर सामाजिक चीजों के साथ आप अगर जुड़े हुए हैं, तो वो योग्यता नहीं है। योग्यता का जो मापदंड है उसका आकलन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है भारत जैसे जटिल देश के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है हमारे देश में, और उस कॉम्प्लेक्सिटीज को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से डिफाइन करने की आवश्यकता होती है। इंदिरा जी देश और विदेश में प्रतिष्ठित डिग्रियों पे चली गई है, बहस डिग्री पे नहीं हो रही है। साहब ने जटिलताओं की बात कही है, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जो आज कैबिनेट विस्तार पे अगर फोकस करें, ट्विटर और सोशल मीडिया की उन्होंने बात कही,
आज भी भारत का केवल 1/3% ही ट्विटर और फेसबुक पे है। आज भी 2/3 से अधिक भारत जो है ग्रामीण अंचलों में है। तो दत्ता साहब को उनका भी जो है संज्ञान लेना चाहिए। और मेरा यहाँ पर बहुत स्पष्ट कहना है, किसी में कोई व्यक्तिगत वैर या कोई दुर्भावना नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि 2016 में जहां हम 68वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो वहां पर कम से कम हमको भारतीय राजनीति के हित के लिए कम से कम अपने आप में सुधार व्यक्तिगत तौर पे जरूर करना चाहिए। अब इसमें किसी को अगर बुरा लगे, देखिए आप वकील हैं दत्ता साहब, आप भी जानते हैं कि वकील बनने की मिनिमम क्वालिफिकेशन LLB है। तो आप खुद इस बात का उत्तर दे रहे हैं कि अगर आपको वकील बनना है तो LLB तो चाहिए। सेम थिंग अगर ये नेताओं के संदर्भ में भी खुद भी क्वालिफिकेशन नहीं है राजनीति के लिए उस हिसाब से नहीं। राव साहब अब इसमें मामला ये फंस जाएगा कि अगर आप कहेंगे कि शिक्षा मंत्री के पास शिक्षा की बढ़िया डिग्री होनी चाहिए, फिर खेल मंत्री के लिए जरूरी होगा कि वो ओलंपिक में कोई पदक लेकर के आए, तो ये तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी मंत्री चुनते समय। पुष्पेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर सिर्फ चुनाव के लिहाज से, आखिरी टिप्पणी आपके ऊपर अगले विषय पर जाएंगे, अगला विषय भी काफी महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? खासतौर से कल भी हमने चर्चा की थी, योगी आदित्यनाथ के नाम को लेकर के कल काफी संभावनाएं थी, वो नाम नहीं है, तो क्या योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की कोशिश में है? इस जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उत्तर प्रदेश के चुनाव से लिहाज से कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर आप ये मुझसे पूछेंगे कि इस पूरे विस्तार में उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखा होगा, तो मुझे लगता है रखा होगा। लेकिन अगर मुझसे पूछें कि इस चुनाव, इसमें जो भी कुछ बदलाव हुए हैं, जो लोग लाए हैं, उससे उत्तर प्रदेश में 1 वोट का न फायदा होने वाला है। उत्तर प्रदेश के चुनाव जिन चीजों पे लड़े जाने हैं, उसमें इस विस्तार में कोई ऐसा कलंदर नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी दिलवा दे। कोई ऐसा कलंदर नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को अपने क्षेत्र में जितवा दे, मैं ये मानता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सच्चाई बिल्कुल अलग है। यह बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से 70-71 सीटें जीतने के बाद जिन बुनियादों पे वो जीती थी, जिन चीजों पे वो जीती थी, जिन नारों और जिन वादों पे वो जीती थी, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर इस वक्त कहीं नजर नहीं आते हैं। और बल्कि उन तमाम लोगों को टोन डाउन किया जा रहा है, उन लोगों को खामोश रहने के लिए कहा जा रहा है, और एक ही बात कही जा रही है कि विकास 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 विकास। तमाम सारी चीजें होती हैं, लेकिन विकास के साथ में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, तब जाकर के चुनाव जीता जाता है। अगर विकास के नाम पे चुनाव होता हो तो फिर हम कौन दलित है, कौन बैकवर्ड है, कौन ब्राह्मण है, तो ये ध्यान में नहीं रखते। लेकिन ये मंत्रिमंडल का विस्तार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं जितवाने जा रहा। चलिए ठीक है, तो ये पुष्पेंद्र जी का मानना है कि इस विस्तार से उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा फायदा होने नहीं जा रहा है। अब देखना ये कि जो तमाम लोग हैं वो किस तरीके का कामकाज करते हैं। अभी तक जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, अलग अलग मंत्रालय का लोगों पे लगातार हमारी नजरें बनी हुई है। अगर इसके बारे में कोई घोषणा होती है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अब बात करेंगे आज के दूसरे मुद्दे की, जो कि जुड़ा हुआ है वो भी उत्तर प्रदेश चुनाव के साथ। लेकिन ये भी मुद्दा आपका परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। प्रियंका गांधी की एंट्री हो सकती है फुल फ्लेज राजनीति के अंदर। क्या प्रियंका गांधी वाकई में कांग्रेस की नैया पार लगाएंगी? क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि प्रियंका गांधी लगभग इस बात पे अब सहमत हो गई हैं कि वो सक्रिय राजनीति में उतर रही है। तमाम अटकलें हालांकि लग रही है। सबसे पहली टिप्पणी रावत साहब आपसे लेना चाहेंगे। प्रियंका गांधी के नाम पर ये सूत्र बता रहे हैं कि लगभग ये फाइनल हो चुका है कि 1-2 दिन के अंदर ऐलान हो जाएगा कि प्रियंका गांधी एक्टिवली पूरे यूपी के चुनाव में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। क्या उम्मीदें आपकी हैं प्रियंका गांधी से, और क्या वाकई में प्रियंका गांधी कांग्रेस की नैया पार लगाएंगी यूपी में? प्रियंका जी पहले से ही राजनीति में सक्रिय थी और अमेठी रायबरेली से बाहर कम निकलती थी। अमेठी और रायबरेली में सक्रिय रहती थी क्योंकि उनका पारिवारिक कंपल्शन इस तरीके से थे, बच्चे छोटे थे, तो उस व्यस्तता के बावजूद भी वो अमेठी और रायबरेली के लिए समय निकालती थी। अब चूंकि बच्चे उनके 10th क्लास के आसपास में आ चुके हैं, तो अब थोड़ा सा समय उनके पास है, तो अब ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर ही जो है चुनाव लड़ेगी। और अगर वो उतरती हैं तो ये कितना, क्या आपको लगता है कि क्योंकि राहुल गांधी को आजमाया गया, वो उतने सफल नहीं रहे, क्या प्रियंका गांधी भी उसी तरह साबित अगर होती हैं तो आपके तर्कश में कोई तीर नहीं बचेगा? अब तक लोग कह रहे हैं कि इस वजह से भी इस्तेमाल नहीं किया गया कि उनको बचा के रखा जाए। देखिए, आपका प्रश्न गलत है जी। जहां पर आप ये बात कहते हैं कि राहुल जी सफल नहीं हुए, प्रश्न ही गलत है जी। और जैसा कि 2009 के लोकसभा चुनाव में 23 सांसद हमारे जीते थे, और उस समय सभी दलों में सबसे ज्यादा सांसद कांग्रेस के थे, जबकि भाजपा के केवल 9 थे। तो आप सफलता और असफलता का पैमाना
हार जीत के आधार पर नहीं लगा सकते, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति कभी चुनाव जीतता है, कभी हारता है। तो जब वो जीतता है तो चरम पर, और जब हारता है तो फिर उसको बिल्कुल एकदम रसातल पे पहुंचा दें, ये गलत परिभाषा होगी मैं समझता हूं। लेकिन जहां तक बात प्रियंका गांधी जी की है, तो आप पारिवारिक व्यस्तताओं के बावजूद वो अमेठी और रायबरेली में समय देती थी, और अगर वो पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आती हैं और पूरे देश में चुनाव प्रचार के लिए आती हैं, तो निसंदेह कार्यकर्ताओं के जोश में फर्क पड़ेगा। चलिए ठीक है, पुष्पेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे संक्षेप में ही कि प्रियंका गांधी अगर उतरती हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा वोट बैंक है जो उन्हें पसंद करता है, उनके अंदर इंदिरा गांधी की छवि देखता है। लेकिन सवाल मेरा ये है, क्या वाकई में प्रियंका गांधी इतना बड़ा चेहरा है कि वो कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा पाएंगी? पहला सवाल। और दूसरा, रॉबर्ट वाड्रा ये कितना निगेटिव फैक्टर प्रियंका गांधी की इमेज में प्ले कर सकते हैं? कई सारे मामलों में जांच चल रही है, जब वो सक्रिय राजनीति पे आएंगी तो तमाम आरोप प्रत्यारोप भी होंगे। देखिए, पहले सवाल का जो जवाब मैं दे सकता हूं सिर्फ इतना कि ये भारत में राजनीति जो है 1980 तक के दशक में देखी गई कि लोग भावनात्मक तौर पे बड़े जुड़ जाते हैं लोगों से। जिस तरीके से हमने देखा जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो उस हत्या यानी इंदिरा गांधी की अगर हम उस राजनीतिक तौर पे बात करें, उस लाश पे भारतीय कांग्रेस पार्टी को 420 सीटें मिली थी, 422 के आसपास मिली थी। लेकिन आज भारतीय राजनीति और भारतीय समाज बहुत आगे चला गया है। आज लोग भावुकता के ऊपर नहीं जाते हैं, आज लोग बड़े प्रैक्टिकल हो गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ इस वजह से कि उनके अंदर इंदिरा गांधी की छवि है, वो इंदिरा गांधी परिवार की हैं, और उस वजह से यकायक उतार दिए जाएंगे तो लोग सोनिया गांधी को भूल जाएंगे जो बेल पे चल रही हैं, जो उनके भाई को भूल जाएंगे जो बेल पे चल रहे हैं, लोग उनके पति के बारे में भूल जाएंगे जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जिन पे इंक्वायरी कमीशन बैठा है। तो आज प्रियंका गांधी के नाम के बीच में एक नाम और भी जुड़ा हुआ है। उसमें जब आप पूरा नाम लिखते हैं या वो अपना ऑफिशियल नाम लिखती हैं तो प्रियंका गांधी वडेरा लिखती हैं, और वाड्रा जब नाम आएगा तो लोगों को जो रॉबर्ट वाड्रा ने जो कुछ कारनामे किए हैं वो सब भी याद आएंगे। लिहाजा मैं नहीं मानता कि 2016 का भारतीय समाज उस भावुकता में जाएगा कि साहब इंदिरा परिवार की है इसलिए वोट दे दें, इसलिए कि उनकी छवि नजर आती है इसलिए वोट दे दें। ये होता तो बहुत पहले हो जाता, और अब वो हालात नहीं है। सब जानते हैं कि सोनिया गांधी ने भी चुनाव में ये कहा कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, तो ये जरूरत क्यों पड़ी उन्हें कहने को? सबको पता था कि आप इंदिरा गांधी की बहू हैं, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि प्रियंका गांधी को उतार करके दो चीजें साफ नजर आती हैं। एक तो प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी पिछले 10-12 असेंबली चुनाव अगर आप देख लें, जिसमें वो लगातार 200, 250 रैलियां करते रहे, एक चुनाव वो उनके भाई नहीं जिता पाए। जिस तरीके से उनके अध्यक्ष बनने में पार्टी के अंदर विवाद मौजूद है, जब जब उनकी बात उठती है पार्टी दो फाड़ हो जाती है। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने यह मान लिया है कि राहुल गांधी पूरी तरीके से कांग्रेस के ऊपर लायबिलिटी है, लिहाजा उन्हें साइडलाइन करके प्रियंका जो आखिरी ट्रम्प कार्ड था उसको गांधी परिवार ने चला है? दत्ता साहब आपकी टिप्पणी इसका। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं हो पाएंगी, लोग इमोशनल नहीं रहे उतने ज्यादा। मैं समझता हूं कि प्रियंका वडेरा अगर यूपी के राजनीति में आती भी है तो कोई अचानक चीज नहीं हो जाएगा। सुनने को मिला है कि 150 के आसपास प्रियंका वडेरा जी रैली करेंगे यूपी में। वो वक्त बताएगा कि उससे उफान होता है, सैलाब आता है या फिर तूफान आता है, और कांग्रेस या तो उस तूफान में बहुत चमत्कार कर लेगी या तो बह जाएगी। उदाहरण के तौर पे अगर दो उदाहरण देता हूं, 2014 की लोकसभा चुनाव और उससे पहले यूपी के असेंबली इलेक्शन। यूपी के असेंबली इलेक्शन में प्रियंका वडेरा जी आपके रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी में बहुत सक्रिय रही है, और सारा कामकाज का जिम्मेदारी उन्होंने लिया था। उस असेंबली इलेक्शन का नतीजा अगर आप उठा के देख लेंगे, मात्र 2 सीट, एक सीट अमेठी में और एक सीट रायबरेली में कांग्रेस जीत पाई, रिटेन कर पाई, और बाकी सारे सीट हार गए। सारे सीट भाजपा के, सपा के और बसपा के जोड़ी में गया असेंबली इलेक्शन का। ये तो असेंबली इलेक्शन का नतीजा हो गया। 2014 का इलेक्शन का, लोकसभा इलेक्शन का उदाहरण आप उठा लीजिए। रायबरेली और अमेठी रिटेन कर पाई कांग्रेस, सुल्तानपुर हार गए। तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई अचानक अजूबा चीज हो जाएगा, या फिर प्रियंका वडेरा जी के पास अलादीन का चिराग तो है नहीं कि चिराग से ऐसा अचंभित चीज कर देंगे कि कांग्रेस का एकदम
इतना मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा कि कांग्रेस एकदम उफान पे आ जाएगी। ये वक्त जरूर बताएगा कि आखिर में क्या होता है। पर हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं पे जो एकदम बिल्कुल दलदल में जो चली गई है कांग्रेस पार्टी यूपी में, वहां पे कहीं ना कहीं पे ग्रास रूट लेवल पे शायद कुछ रिपेल इफेक्ट हो और कुछ रिवाइवल हो। पर वो रिवाइवल क्या वोट के हिसाब से तब्दील हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। पर मेरा व्यक्तिगत मानना है कि शायद उतना उफान नहीं हो पाएगा कि वो वोट में तब्दील हो जाए। अवधेश जी, आपसे एक तो इस मामले पर टिप्पणी, दूसरा अगर कांग्रेस सत्ता तक नहीं पहुंचती, अगर ये हाइपोथेटिकल सवाल है और उनकी सीटें बढ़ती हैं, तो आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी का कद कांग्रेस में राहुल से बड़ा होगा, वैसा ही रहेगा, वो वापस जो है चली जाएंगी जिस तरीके से अब तक जीवन यापन करती रही हैं, या पूरी तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में वो सक्रिय होंगी राहुल गांधी से ज्यादा? देखिए, प्रियंका गांधी के बारे में ये बिल्कुल गलत फैलाया गया कि वो राजनीति में और बाकी जगह आना नहीं चाहती थी। सच ये है कि वो लंबे समय से चाहती थी और राहुल गांधी के कारण ही उनको रोक के रखा गया था। उनकी दिली इच्छा रही है कि मैं सक्रिय हूं, मैं और ज्यादा काम करूं। वो एक परिवार का ओढ़ाया गया था और हम लोगों को इस बात की बिल्कुल सही जानकारी है। तो प्रियंका गांधी स्वयं चाहती थी, पहली बात है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस को अधिकार है निश्चित रूप से कि जिस निराशा में कांग्रेस डूब रही है उसमें अगर कोई कहीं एक आशा की किरण नजर आती हो, प्रियंका गांधी है, उनको लाए, खड़ा करे। और मेरी दुआ भी होगी कि वो सफल रहे, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय पार्टी दो ही रह गई है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और ये दोनों अगर सशक्त रहती है तभी देश के लिए अच्छा भी होगा, और तो मैं वो मानूंगा। लेकिन अब सवाल ये है जो आप सवाल कर रहे थे, देखिए प्रियंका गांधी को अभी लाने के पहले अगर अभी 100 बार सोनिया गांधी विचार करेंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी, आपके दूसरे प्रश्न का पहले जवाब दे रहा हूं, प्रियंका गांधी के आने का मतलब यह होगा कि कार्यकर्ताओं का, नेताओं का तेजी से खिंचाव उनकी ओर होगा और राहुल गांधी हाशिए में दिख जाएंगे सीधा सीधा। वो पहला मतलब जो असर होगा वो यही होगा। क्या सोनिया गांधी मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हैं? क्या राहुल गांधी स्वयं इसके लिए तैयार है? क्योंकि यह स्थिति होने वाली है, क्योंकि प्रियंका में जो एक थोड़ा आकर्षण है पार्टी के अंदर, जो उनकी वक्तृत्व क्षमता है, वो थोड़ी बहुत जो हमने देखा है, मैंने उसकी आलोचना भी की है, और राहुल गांधी से बेहतर है। तो वो एक तो स्थिति होगी, उसके लिए तैयार है और वो स्थिति बन जाएगी, तो ये परिवार में असंतोष का कारण बनेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि यूपी में उनको लाया जा रहा है, वो यूपी तक सीमित किया जाएगा, उसकी राष्ट्रव्यापी भूमिका होगी या क्या होगी, ये अभी देखने की बात होगी। दूसरी बात, देखो, नेता की एक भूमिका होती है कहीं भी पार्टी को खड़ा करने में और चुनाव जिताने में, लेकिन पार्टी के सिद्धांत, पार्टी की नीति और पार्टी का जो विस्तार है, भौगोलिक विस्तार, वो एक प्रमुख कारण होता है। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर स्थानों में कांग्रेस की यूनिट जो है डेड है। पिछले चुनाव में कांग्रेस 28 सीटें जीती, 21 पर संघर्ष में थी दूसरे स्थान पर, यानी पुणे में वो केवल 49 सीटों पर लड़ाई में थी। तो 403 में 49 सीटों पर जो पार्टी लड़ाई में थी, 11.43% जिसको वोट था, उसको कोई एक नेता आकर के और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों का वोट खा करके और बिल्कुल 11 से 30% तक ले जाएगा और 28 सीट से उठा करके उसको 220-22 तक ले जाएगा, ये कल्पना करना मेरे लिए कठिन है। वो लेकिन लोकसभा में तो हमने देखा कि बीजेपी का कोई जनाधार उस तरीके का ग्रास रूट पे नहीं था, एक नेता आया और पूरा यूपी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को यूपी में 2002 के पहले का वोट देखेंगे तो 36%, 40%, 33% तक वोट आता था। 2002 से उसका वोट गिरना हुआ था। नरेंद्र मोदी के व्याख्या अलग करते हैं, वो आए थे तो एक तूफान था, देश में उम्मीद थी। उत्तर प्रदेश में तीसरी बात जो अंतिम मैं इसमें कहूंगा कि देखिए, इंदिरा जी को मरे हुए इस समय आप देखिए कि 16 और 16 32 वर्ष हो गए हैं। जो 18 से लेकर के और 30-32 वर्ष का जो वोटर है, जो कि 50% से ज्यादा चंक हर राज्य में अब हो चुका है, उनको इंदिरा गांधी की याद नहीं है, वो उनको नहीं समझता है, वो उसके आधार पर वोट करेगा, ये मेरे लिए मानना कठिन है। ठीक, राम सागर जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके जो बड़े ऐसे नेता थे जो लग रहा था कि मास अपील वाले हैं या कद्दावर नेता, जिसमें हम लोगों ने चर्चा भी की, वरुण गांधी और तमाम लोगों की बातचीत, हमने योगी आदित्यनाथ की भी बातचीत की थी, वो सब किनारे हो रहे हैं। और अगर माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी अगर
यूपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर अगर सामने आती हैं तो आपको लगता है कि आपके लिए काफी दिक्कतें होंगी? हमारे कोई भी नेता किनारे नहीं हो रहा है, न आदित्यनाथ किनारे हो रहे हैं, न वरुण किनारे हो रहे हैं जी। सारे नेता हमारे सामने रहेंगे जी। जहां तक प्रियंका गांधी की बात आपने किया और ये तुलना कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी एक स्थापित नेता हिंदुस्तान के बन चुके थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, एक स्थापित नेता थे, इसलिए उनका इतना बड़ा करिश्मा प्रभाव दिखा, करिश्मा चला। इसमें प्रियंका जी कहीं उस मायने में कहीं खड़ी नहीं उतरती हैं, ये कहीं की नेता नहीं रही। तो राजनीतिक अनुभव की कहीं आपको लगता है बड़ा नुकसान? हाँ, काफी। और वाड्रा के बोझ के साथ कितना ये कर पाएंगी ये कहना मुश्किल है। और दूसरा, अभी भी हमको ये लगता है कि सोनिया गांधी नहीं चाहेंगी, अभी भी राहुल प्रेम सोनिया गांधी के को खाए जा रही है, वो नहीं इसको आगे लाना चाहेंगी। चूंकि ये जैसे ही प्रियंका गांधी आगे आएंगी कि राहुल का भविष्य पर पूर्ण विराम लग जाएगा, पप्पू फेल हो जाएंगे, पप्पू आउट हो जाएंगे राजनीति से। आपसे आपकी टिप्पणी इस विषय पर कैसे देख रहे हैं? प्रियंका गांधी कोई करिश्मा कर पाएंगे अगर आती हैं तो? देखिए, आप सब लोगों ने जो बातें किया बहुत सारी अटकलों के आधार पर तमाम बातें कही गई। कोई भी व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो उसके व्यक्तित्व और कृतित्व का एक प्रभाव पड़ता है। और इस परिवार के साथ भारत की जनता बहुत लंबे समय तक जुड़ी रही है। अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व सामने आएगा जिस व्यक्तित्व के आने से लोग उधर आकर्षित हों या उससे प्रभावित हों, तो निश्चित रूप से जिस पार्टी का वो नेतृत्व करेगा उस पार्टी के भविष्य पर, उसकी पूरी स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जहाँ तक प्रियंका गांधी के आने की बात है, अभी हम बहुत निश्चित रूप से नहीं कह पा रहे हैं कि उसमें पार्टी ने क्या निर्णय किया है, लेकिन अगर वो आएंगी तो निश्चित रूप से वो प्रभावित करेंगी पूरे राजनीतिक स्थिति को, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में उसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए, बहुत आखिरी में संक्षेप में आपसे राव साहब, छोटी टिप्पणी बहुत संक्षेप में, क्या जो तमाम लोग जो पत्रकार हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जो एक सवाल उठाया गया कि प्रियंका गांधी अगर सक्रिय होती हैं तो राहुल गांधी के भविष्य पर सवालिया निशान लग जाएंगे, इस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे बहुत संक्षेप में? देखिए, जितने भी हमारे यहाँ पर पैनलिस्ट साथी हैं, विशेषकर पत्रकार साथी लोग, इनका वक्तव्य बहुत कपोल कल्पित रहा और यथार्थ से बहुत दूर है। क्योंकि आप ये देखिए कि प्रियंका जी पहले से ही मीठी और रायबरेली कल्पित शब्द प्रयोग करे तो इनको टोकना तो पड़ेगा हम लोगों को। बहुत मीठी और रायबरेली में वो सक्रिय थी और नहीं, परफॉर्मेंस पे वहां दिया जाता है, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं थी, राहुल की हटा के इनको दे दिया गया। दत्ता साहब, मैं पिछले बार भी जो है ये कह रहे थे कि 2009 में जहां भाजपा की केवल 9 लोकसभा सीट थी और 2014 में 73 हो गई, लेकिन ये क्लेम कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की यूनिट सक्रिय थी, निष्क्रिय नहीं थी। तो ऐसा लग रहा था कि भाजपा के कार्यकर्ता या नेता के तौर पर यहाँ पे बयान दे रहे थे, तब मैं ये बात कह रहा था, बातें रही। समय समाप्त हो गया है, माफी चाहते हैं। राव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरकेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दत्ता साहब, आपका भी धन्यवाद। अवधेश जी, पुष्पेंद्र जी, रामसागर जी, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। घटना चक्र में इतना ही। देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।